मित्रों, इकोनॉमी के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ाने के लिए मेरी ये सीरीज़ है Win23 सीरीज़। इसके अंदर ऑलरेडी 3 एपिसोड हमने पब्लिश कर दिए। चौथे एपिसोड में अभी हम देखेंगे कि ये बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर क्या क्या नए डेवलपमेंट्स पिछले एक साल में हुए थे। उसके बाद 5वें एपिसोड में बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह देखेंगे। छठे एपिसोड के अंदर शेयर मार्केट। 7वें एपिसोड में इंश्योरेंस पेंशन सेक्टर के अंदर क्या लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, क्या डेवलपमेंट रहे पूरे साल में। तो ये सब चल रहा है। और यहाँ पर न सिर्फ पावर पॉइंट बल्कि रैपिड रिवीजन के लिए मैंने अलग से हैंडआउट भी बनाए हैं और ये सारे हैंडआउट फ्री हैं, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे आप जाओ, उसमें कम्युनिटी सेक्शन और मेरी प्रोफाइल मोनाल को फॉलो करो आप, एंड यू कैन यूज़ इट। तो ये सारे पावर पॉइंट भी आप मतलब पीडीएफ फाइल भी उसके डाउनलोड करें तो रिवीजन में सुविधा रहेगी। अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अभी मार्च महीने से अनअकैडमी का ये नया बैच शुरू हो रहा है। उसमें बात ऐसी है कि 12 महीने करीब अपनी पढ़ाई हो और उसके बाद मान लीजिए 2024 के मई महीने में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, तो प्रीलिम पास करने पर मेंस की तैयारी मुफ्त, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में आप दिल्ली जाके आपको वहाँ पर रहना है, हॉस्टल और खाने की सुविधा के साथ मुफ्त। ऐसी ये नई ऑफ़र है। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है कि ये लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, नोट्स की एक्सेस वगैरह। और उसमें भी आइकॉनिक एड ऑन के ऊपर ये सब मेंटरशिप वगैरह मिलता है। तो कुल मिलाकर अप टू 43% डिस्काउंट। और ये मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम की फ्री एक्सेस, रहने खाने की सुविधा के साथ अगर आप 2024 का प्रीलिम पास करते हैं, लेकिन शर्त है उससे पहले ये पूरा कोर्स ज्वाइन करके आप उसमें पढ़ रहे हैं। और ये सब के लिए डिस्काउंट कोड है monaal.org, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सब रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल, हैंडआउट में दिया है, आराम से फॉलो खुद भी आ जाए। लेकिन दिमाग अपना वार्म अप हो जाए इसलिए मैं एक बार बता दूं आपको, जस्ट टू गेट इन द मेंटल जोन, क्या इकोनॉमी आज पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो आपसे पैसा लेते हैं, किसी को लोन में इन्वेस्टमेंट में देते हैं, वहां से पैसा कमा के आपको वापस करते हैं, तो उसमें एक आता है बैंक और दूसरी तरफ आते हैं नॉन बैंक। बैंकों के दो जात होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, उसमें गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, तो पब्लिक सेक्टर बैंक। गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक। कोई फॉरेन बैंक है जिसने भारत में ब्रांच खोला है, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी वगैरह, सो देन दे आर फॉरेन बैंक। हालांकि मेरे ख्याल से सिटी बैंक का धंधा बंद हो गया और एक्सिस में मिल गया। एनीवेज, अब ये तो हुए कमर्शियल बैंक। फिर कुछ और अलग जात के बैंक खोले गए थे जिनको हम कहते हैं डिफरेंशियल बैंक, क्योंकि वो अलग जात के, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। इसके अंदर पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंकों पर पाबंदी है। वो पाबंदी ऐसी है कि वो किसी को लोन नहीं दे सकते, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक जात का लोन होता है। सो दिस इज वन थिंग, ये सब हुए बैंक। फिर कोऑपरेटिव बैंक, उसमें हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें बैंकों की, जैसे ये मान लीजिए एसबीआई या एक्सिस या किसी का ब्रांच है। तो नॉर्मल बैंक का नॉर्मल ब्रांच होता है, उसमें क्या सब मैन्युअली जो इंसान बैठते हैं काउंटर पे, चाहे आपको चेक डिपॉजिट करना है, पासबुक अपडेट करनी है, कैश डिपॉजिट करना है, जो भी, सो देर आर सम पीपल स्टैंडिंग देयर, सिटिंग देयर, और फिर आप लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन फिर ये कहा जाए कि हम एक नए जात का ब्रांच खोलते हैं जिसको कहेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो उसमें क्या होगा कि आपको कैश डिपॉजिट करना है, उसका भी मशीन है, इधर कोई आदमी नहीं बैठा है, मतलब कोई कैशियर नहीं है। आपको पासबुक अपडेट करनी है बैंक के खाते की, तो उसका भी मशीन है। आपको कैश विथड्रॉ करना है तो उसका भी मशीन है। आपको चेक डिपॉजिट करना है, उसका भी मशीन है। तो इंसान नहीं, आपको कोई 1-2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 आध 2 मैनेजर वगैरह रखे होंगे, बट मोस्टली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और यहीं से आप अपने अकाउंट से ऑपरेट करके, आपको मान लीजिए अटल पेंशन स्कीम, फिर वो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसी अलग-अलग गवर्नमेंट स्कीम में भी अप्लाई करना हो, अपना पैसा कटवाना हो और उसमें डिपॉजिट करवाना हो, सो ऑल दोज़ थिंग्स कैन आल्सो बी डन। तो ऐसी जो जोरदार चीज़ बने उसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल बैंकिंग यूनिट। और क्योंकि आज़ादी के 75 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे, तो ऐसे 75 सच यूनिट्स खोले गए। अब आप समझिए, तो 2 लाइन का ही मुद्दा है ना, कि जो नॉर्मल बैंक्स जो भी एग्जिस्टिंग थे, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी वगैरह, उन लोगों ने ऐसे 75 ब्रांच खोले हैं कि जहाँ पर ऐसा सब अफलातून काम होता है। तो बस ये खत्म हो गया।
अननेसेसरीली बीच में इतना मतलब पागलपन चल गया एज़ इफ कि नथिंग एल्स इज़ देयर इन लाइफ, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं तो ऐसा है। इसके अलावा नीति आयोग और स्टार्टअप कंपनी वाले कुछ बातें करते हैं कि हमको डिजिटल बैंक खोलना चाहिए और नियो बैंक खोलना चाहिए। ये क्या चीज़ें हैं? तो भाई वो सब प्रपोज़ल वाली बातें और वो भी व्हाइट पेपर इश्यू किया ये वो तो आई डू नॉट फाइंड देम इम्पोर्टेंट ग्रेटली इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आपके दिल की तसल्ली के लिए जानना हो तो डिजिटल बैंक ऐसी चीज़ है कि जिसका फिजिकल ब्रांच नहीं होगा। वो सर पूरे की पूरी हवा में इंटरनेट में ही चलती हो, ऐसी बैंक बनाई जाए। तो नीति आयोग ने ऐसा प्रपोज़ किया, हालाँकि ये होना बाकी है। नियो बैंक का मतलब क्या है? वो स्टार्टअप वाले अपना ये सब डिजिटली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसा पेटीएम वगैरह करते हैं। ऐसी हाई लेवल की चीज़ बने तो उसको कहेंगे नियो बैंक। पर वो सब भी हवाबाजी की बातें। इट इज़ यट टू मतलब फुल्ली परकोलेट एंड सम ग्रेट उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई ने जोरदार बातें की हों, बार-बार वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन ग्रैब करे, तब हमको दिमाग खर्च करना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ वेगली 1-2 जगह पर कुछ आ गया, तो अपना काम-धंधा छोड़ के उसमें चले जाए, दैट इज़ नॉट द एफिशिएंट वे टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो खेल खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं। सो बैंकों में जाने लायक तो एक ये चीज़ थी। उसके बाद बढ़ते हैं नॉन बैंक की तरफ। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक था वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का बिल आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल आया, जिसको हम पिलर 4 और वहाँ पर एग्रीकल्चर में देखेंगे, तो अभी उसमें बहुत खास है नहीं। फिर कुछ 4 टियर अर्बन कोऑपरेटिव का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, वो भी अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। खैर इसके बाद अभी टेम्पररी हम आगे बढ़े तो नॉन बैंक के अंदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईफाई। आईफाई का मतलब ये है कि संसद ने उसका अलग कानून बनाया है और उसकी मदद से वो बना है। जैसे एक्सिम बैंक, नाबार्ड बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी और ये लेटेस्ट एनएबीएफआईडी। ये सब लोग क्या करते हैं? जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ये मार्केट में अपने बॉन्ड इश्यू करेंगे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई कहीं से लोन में पैसा लाएँगे और नीचे अलग-अलग दूसरे बैंक एनबीएफसी को देंगे और वहाँ से नीचे पैसा जाएगा। सो दे आर नॉट बैंक्स एक्चुअली, वो अलग चीज़ है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें जो लेटेस्ट बना एनएबीएफआईडी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और ये कानून से बना है, तो ये क्या हुआ, एक जात का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी इसको बोल सकते हैं। ये बना 2021 में और फिर 22 में आरबीआई ने ये कहा कि इसको भी हम आईफाई का स्टेटस देंगे। मतलब जो इज्जत और अहमियत एक्सिम, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह की है, सेम टू सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू एनएबीएफआईडी और आरबीआई उसको रेगुलेट करेगा, करेक्ट। आरबीआई के अलग स्पेशल विंडो होते हैं, जहाँ से वो आईफाई को लोन देता है। तो ये एनएबीएफआईडी वाला भी वहाँ पे जाके सब लोन ले सकता है, मज़े कर सकता है। So NABFID is the fifth IFI after Exim, NABARD, हाउसिंग बैंक, सिडबी वगैरह आरबीआई विल रेगुलेट इट, करेक्ट। ये पैसा लाएगा किधर से? हाँ, तो बजट में से पैसा मिल सकता है, आरबीआई से मिले। एलआईसी, ईपीएफओ वगैरह इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर भी इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से एमडीबी, वो भी उसमें पैसा उसको लोन में दे सकते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल बैंक डिपॉजिटर से पैसा नहीं लेगा क्योंकि ये बैंक नहीं है, इट इज नॉट अ बैंक। खैर इसको ऐसा करके जो जो पैसा मिला वो सारे पैसे से वो शिपिंग पोर्ट, एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी, और फिर ये अलग अलग जात के हाईवे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट करेगा। सो लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस तरह से वो जो पैसा ले जा रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फिर एक और भी चीज़ चलती है पीएम गति शक्ति, वो सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे पिलर 5 में, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट इज एनएबीएफआईडी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और वो अलग कानून से बना, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है और आईफाई भी है क्योंकि आरबीआई ने उसको वो स्टेटस दिया है। मित्रों ये जो कानून है उसके अंदर बात की गई है डीएफआई की, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई। तो बेसिकली बात यह है कि एनएबीएफआईडी कानून में डीएफआई नाम के इंस्टीट्यूट्स होंगे या जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ऐसा लेबल दिया जाएगा। अब ऐसा अगर किसी को लेबल मिल जाए, फॉर एग्जांपल पावर मिनिस्ट्री के नीचे एक कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके नीचे एक और कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो अगर उनको डीएफआई का स्टेटस मिल जाता है उससे क्या फायदे होंगे?
लोकल मार्केट से उसको पैसा मोबिलाइज़ करना आसान हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल से भी वेस्ट व वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ से पैसा उसको लाना आसान हो जाएगा। आप कहें आसान हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एलआईसी या कोई भी म्यूचुअल फंड है, उन्होंने ऐसा तय किया हो कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से एक्स परसेंटेज डेवलपमेंट फाइनेंस डीएफआई वालों को देना है। सो देन व्हाट विल हैपन, अगर इसको वो लेबल है तो उनका पैसा इसको मिलता रहेगा और वो उसकी मदद से जो भी इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट, क्लीन एनर्जी वगैरह को जो फाइनेंस करना हो करता रहे। सो दीज टू इंस्टीट्यूट्स, उनको भी डीएफआई का स्टेटस मिले ऐसा पावर मिनिस्ट्री ने मांग की है। दे हैव डिमांडेड और रिक्वेस्टेड टू फाइनेंस मिनिस्ट्री कि हमको ये स्टेटस दो। अभी ये हुआ नहीं है। तो हुआ नहीं है इसलिए मैं तो इसको इतना इम्पोर्टेंट मानता नहीं। तो मानते नहीं तो तुम बता क्यों रहे हो? क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले पागल हो जाते हैं ये सब चीज़ों के ऊपर और पूरा दिन वो चलता रहता है। सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट वाज़ द मैटर, अदरवाइज़ आई वुड नॉट पर्सनली लूज़ स्लीप ओवर इट। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज़ हम देख रहे थे। बैंकों के अंदर कमर्शियल बैंक देखे, आईफाई देखा, उसमें नई चीज़ क्या थी? एनएबी एफआईडी। वापस आते हैं कोऑपरेटिव बैंक में क्या चल रहा है? कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अब ये क्या चीज़ है? लेट्स गो बैक टू द क्लासिफिकेशन। कोऑपरेटिव बैंक को हम 2 जात में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रूरल और दूसरा होता है अर्बन। अर्बन कोऑपरेटिव को भी फिर और क्लासिफाई कर सकते हैं। शेड्यूल है कि नॉन शेड्यूल है, सिंगल स्टेट में है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। फॉर एग्जांपल पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। रूरल कोऑपरेटिव होते हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का लोन दे रहा है। शॉर्ट टर्म वालों को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी, उसके नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस होते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और गांव के लेवल पर ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, वहाँ पर ढेर सारे स्कैम होते हैं। स्कैम होने में उनको मजा इसलिए आता है कि ज़्यादातर काम पेन एंड पेपर से होता है, जो भी लोन दिया, डिपॉजिट लिया वगैरह। तो अगर स्कैम कम करने हैं तो सब कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, तो धांधली कम हो। इसलिए कई सालों से धीरे-धीरे गवर्नमेंट यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन के लिए फंडिंग देती है। यूजुअली वो फंडिंग दिया जाता है नाबार्ड को और फिर नाबार्ड से इनको फंडिंग देते हैं। तो बीच-बीच में आते रहता है। तो अगेन दिस करंट अफेयर्स पीडीएफ वाला गो क्रेज़ियर देन यूजुअल ओवर इट, बट ये भी एक लाइन का ही मुद्दा है जो हमने जान लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक और उसके नीचे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके रेगुलेशन के लिए कुछ 4 टियर स्ट्रक्चर की बात चली। अब ये क्या है? तो सिंपल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको हम क्लासिफाई करें कि जिसमें 100 करोड़ तक के डिपॉजिट हो उसको हम कहें टियर 1 श्रेणी, पहली श्रेणी का है। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो टियर 2, फिर ज़्यादा डिपॉजिट हो टियर 3, फिर ज़्यादा डिपॉजिट टियर 4। टियर 4 मतलब मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ का जिसमें डिपॉजिट है। तो अब आप समझिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा बड़ा है, यानी टियर 4 वाला, तो उस पर ज़्यादा सख्ती से आरबीआई नियम लागू करेगा। आप कहेंगे ज़्यादा सख्ती का मतलब क्या है? हमने आगे पुराने सब सीरीज़ में देखा था बासेल नॉर्म्स होते। तो मान लीजिए टियर 1 वाला जो उसको बोला गया कि तुमको 9% बासेल कैपिटल मेंटेन करना है, तो टियर 4 वाले को बोला नहीं तुमको 12% करना है। So like that RBI will make some strict rules. What exactly are those strict rules? That is not important for our exam. तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सफिशिएंट टू नो आरबीआई ने ये 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए।